टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चैप्टर का नाम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है जिससे उनमें प्रेजेंट एनर्जी लिबरेट होगी एटीपी के फॉर्म में। ओके, so write down definition. First point लिखो, cellular respiration is a catabolic process in which complex organic molecules are broken down to liberate energy. ओके, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन प्रोसेस, एनाबॉलिक यानी फॉर्मेटिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है, उनमें प्रेजेंट एनर्जी लिबरेट होती है। ओवरऑल इक्वेशन अगर लिखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओवरऑल इक्वेशन। रेस्पिरेशन का ओवरऑल इक्वेशन क्या होगा? ग्लूकोज यानी C6H12O6 को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये सबसे सिंपल ओवरऑल इक्वेशन रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज ऑक्सीडाइज लिबरेटिंग CO2 एंड H2O। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हुए और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म में सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? ATP के फॉर्म में। क्लियर? अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन सेल के किस पार्ट्स में होगा? दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों टाइप्स पढ़े अपन ने, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कहां आकर करेगा? फर्स्ट पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में एंड सेकेंड और मेजर पार्ट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी या एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सो राइट डाउन, इन यूकैरियोटिक सेल respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. In eukaryotic cell, respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. Prokaryotic cell में mitochondria absent है, इसलिए respiration कहां होगा? cytoplasm में and cell membrane में। So next point, in prokaryotic cell, respiration occurs in cytoplasm and cell membrane. तो prokaryotic cell में respiration का process कहां आकर करेगा? cytoplasm और cell membrane में।
क्लियर? अब रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ये जो अपन ने ओवरऑल इक्वेशन लिखा है यहां पर, इस इक्वेशन में रॉ मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है और ग्लूकोज में प्रेजेंट बॉन्ड्स में जो एनर्जी है दैट इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहां पर रॉ मटेरियल को क्या कहा जाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? एंजाइम में भी पढ़ा था, रिएक्टेंट्स या जो मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में ब्रेक होंगे उन्हें कहा जाएगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिन्हें रेस्पिरेशन में ब्रेक किया जाता है, जिनमें प्रेजेंट एनर्जी लिबरेट होगी जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या करते हैं जिससे वो एनर्जी लिबरेट करते हैं? दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी 2 पॉइंट्स याद रखने यहाँ पर। पहली पॉइंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह फंक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये आगे अपन प्रोसेस में पढ़ेंगे, बट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ब्रोकन डाउन, दे लिबरेट एनर्जी they liberate electron by which energy is produced. Okay, heading लिखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, these are organic molecules. These are organic molecules broken down in the process of respiration to liberate energy. Next point, they are source of electrons. They are source of electrons in the process of respiratory pathway which releases energy. ओके, अब रेस्पिरेशन में किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाएगा? इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है। दिस इज द ग्लूकोज। ओवरऑल इक्वेशन जब लिखते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और एनर्जी लिबरेट हो रही है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। So number 1, first type of respiratory substrate is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सुक्रोज इज कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम किया जाए, डाइजेशन में क्या करते हैं? उन्हें सबसे पहले सिंपलेस्ट ग्लूकोज में ब्रेक किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज which enters the respiratory pathway. अब कार्बोहाइड्रेट जब भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब इससे क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? सबसे पहले जब भी कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में कंज्यूम होते हैं उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं, फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट ग्लूकोज which enters respiratory pathway.
यानी किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया जाए सबसे पहले उसे ब्रेक किया जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? ग्लूकोज है। यस, जब भी कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में ब्रेक यूटिलाइज होते हैं तो उस रेस्पिरेशन के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब भी एनर्जी की जरूरत होती है सबसे पहले क्या लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है। सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जो रेस्पिरेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, यानी सेल में जब भी रेस्पिरेशन होगा सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब भी रेस्पिरेशन में ब्रेक होंगे उस रेस्पिरेशन के लिए एक टर्म यूज किया जाएगा, इट इज नोन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में यूटिलाइज होंगे? किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया जाए, स्टार्च भी खाएंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा? ग्लूकोज में। यानी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ये ग्लूकोज रेस्पिरेटरी पाथवे की तरह पाथवे में एंटर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? जब भी कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में ब्रेक होंगे 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। 1 ग्राम मोल कार्बोहाइड्रेट जब रेस्पिरेटरी पाथवे में ब्रेक होगा एनर्जी लिबरेटेड कितनी होगी? 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन using carbohydrate, write down first point, respiration using carbohydrate is known as floating respiration. Respiration using carbohydrate is known as floating respiration. Next point, carbohydrates are first broken down. Carbohydrates are first broken down into simplest glucose, which enters respiratory pathway, Next point, energy liberated is 4.4 kilocalorie per gram mole. कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा स्टार्टिंग में यूज होते हैं, यानी सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में 4 पॉइंट्स याद रखनी है। सबसे पहली, जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी लिबरेट करेंगे? 4.4 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन इजीली होता है। ठीक है, जब सेल के कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या यूटिलाइजेशन होगा? फैट्स का यूटिलाइजेशन होता है, यानी सेकेंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? फैट होगा। राइट डाउन नंबर 2 एज फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब फिनिश हो जाएंगे, सेल के सारे कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ब्रेकडाउन हो चुके हैं, उसके बाद सेकेंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विल बी फैट्स। फैट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सबसे पहले फैट को ब्रेक किया जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी
डायरेक्टली फैट्स कभी भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फैट्स को सबसे पहले ब्रेक किया जाएगा। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फैट्स आर broken down into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. Fats दो चीजों के बने हुए हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। तो सबसे पहले फैट्स का ब्रेकडाउन किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ब्रेक होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लिसरॉल enters respiratory pathway as dihydroxyacetone phosphate. ग्लिसरॉल ब्रेक होके क्या बनाएगा? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब जब रेस्पिरेटरी साइकिल अपन पढ़ेंगे तब ये टर्म पढ़ने वाले हैं। यानी ग्लिसरॉल ब्रेक होगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। फैटी एसिड का क्या होगा? फैटी एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। सो नेक्स्ट पॉइंट, फैटी एसिड आर ब्रोकन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। Fatty acids are broken into acetyl coenzyme A, which enters respiratory pathway. Fatty acids are broken down into acetyl coenzyme A, which enters respiratory pathway. अब फैट्स कितनी एनर्जी लिबरेट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी लिबरेशन होता है फैट्स में। फैट्स लिबरेट करते हैं 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम मोल 9.8 किलो कैलोरीज लिबरेट कर रहा है। हाँ, फैट्स पहले ब्रेक हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड कन्वर्ट हुए एसिटिल कोएंजाइम ए में, जो रेस्पिरेशन में एंटर करेंगे। यानी ये जो टर्म्स है ना, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, एसिटिल कोएंजाइम में, ये आगे अपन जब रेस्पिरेटरी साइकिल्स पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे कि ये कहां से एंटर हो रहे हैं। ग्लिसरॉल ब्रेक होगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, फिर ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होगा। फैट्स बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए पहले वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी साइकिल में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लिबरेट कितनी होगी? 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर की जाए ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले कौन यूज अप होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेकडाउन प्रोसेस ज्यादा सिंपल होता है। फैट्स कब यूज होते हैं? जब सेल्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए, क्योंकि उनके ब्रेकडाउन का प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। समझ में आया? फैट भी जब रेस्पिरेशन में ब्रेक होंगे तब इसे भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन ऑफ फैट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फैट लिबरेट्स 9.8, फैट लिबरेट्स 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी। 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, respiration of fat is also known as floating respiration. Respiration of fat is also known as floating respiration. Okay, so fat से related कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? फैट सबसे पहले किसमें ब्रेक होगा? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल किसमें ब्रेक होकर रेस्पिरेशन में एंटर करेगा? डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में।
और फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। फैट्स कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? 9.8 किलो कैलोरी पर ग्राम, जबकि कार्बोहाइड्रेट ने फैट से कम एनर्जी की थी। फिर भी हमेशा पहले कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है क्योंकि उसके ब्रेकडाउन का प्रोसेस सिंपल है, जबकि फैट के ब्रेकडाउन का प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। फैट के और कार्बोहाइड्रेट दोनों के रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट। अगर सेल्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएं, फिर किसे यूज करेंगे रेस्पिरेशन में? फैट्स को। अगर फैट्स भी खत्म हो जाएं, उसके बाद क्या यूज किया जाएगा? थर्ड सबस्ट्रेट इज प्रोटीन। थर्ड जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के खत्म होने के बाद रेस्पिरेशन में किसे यूज किया जाता है? प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। प्रोटीन जब रेस्पिरेशन में यूज अप होते हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? यस, कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिला के प्रोटीन रेस्पिरेशन होता है कि सिर्फ फैट को मिला के? नहीं, फैट का रेस्पिरेशन भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन भी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाएगा। लेकिन जब प्रोटीन्स ब्रेक होंगे तब उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स ब्रेक होते हैं। जब प्रोटीन रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा तब उसे क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। जब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होंगे तब उसे क्या कहा जाएगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्लियर? समझ में आया यहां तक? प्रोटीन्स क्या हैं? अमीनो एसिड की चेन होते हैं, यानी सबसे पहले प्रोटीन्स किस में ब्रेक होंगे? प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या होता है? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अमीनो ग्रुप बाहर निकलेगा। NH2 ग्रुप बाहर किस फॉर्म में निकलेगा? अमोनिया के फॉर्म में। जब भी प्रोटीन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होते हैं तब बहुत सारा अमोनिया लिबरेट होता है। अमोनिया जब सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर द सेल। प्रोटीन का रेस्पिरेशन लंबे समय तक नहीं चल सकता, सेल की डेथ हो जाती है क्योंकि अमोनिया लिबरेट जो हो रहा है इट बिकम्स टॉक्सिक टू द सेल। अब प्रोटीन रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटीन सबसे पहले किसमें ब्रेक होंगे? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन, अमीनो ग्रुप बाहर निकलेगा किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। और जो अमीनो एसिड में से अमोनिया निकलने के बाद जो सब्सटेंस बचेगा कॉमनली वो क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। समझ में आया? प्रोटीन, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। रेस्पिरेशन of protein is known as protoplasmic respiration. Next point, proteins are rarely used in respiration, only when carbohydrates and fats are unavailable. Only when carbohydrates and fats are unavailable. Next point, proteins are first broken down into amino acids. Proteins are first broken down into amino acid which undergoes
deamination, which undergoes deamination, liberating ammonia, which undergoes deamination, liberating ammonia, comma, alpha ketoglutaric acid, alpha ketoglutaric acid produced enters respiratory pathway, produced enters respiratory pathway. Next point, respiration of proteins cannot be continued for long as it liberates toxic ammonia, अब कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? प्रोटीन्स लिबरेट करते हैं 4.8 किलो कैलोरी पर ग्राम मोल ऑफ एनर्जी, यानी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. So next point, energy liberated is 4.8 kilocalorie per gram mole. Energy liberated is 4.8 kilocalorie per gram mole. प्रोटीन का रेस्पिरेशन सेल के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए प्रोटीन का रेस्पिरेशन रेयरली होगा. कब होगा? अगर एक प्रोटीन रिच सीड जर्मिनेट हो, जैसे ग्राम इज रिच इन प्रोटीन. तो प्रोटीन रेस्पिरेशन दो कंडीशन में होता है, जर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच सीड एंड सेकेंड स्टारवेशन कंडीशन में. स्टार्विंग के वक्त जब बॉडी के या सेल के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खत्म हो जाते हैं, तब प्रोटीन का रेस्पिरेशन अकर करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन रेस्पिरेशन अकर्स, प्रोटीन दोबारा बोलो क्वेश्चन. देखो नॉर्मली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन होता है. अगर स्टार्व करें, स्टार्वेशन कंडीशन है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम हो गया है, तो क्या यूटिलाइज होने लगते हैं? फैट्स यूटिलाइज होने लगते हैं. फिर भी अगर स्टार्विंग कंटिन्यू होती है तो क्या यूज अप होगा? बॉडी के सारे फैट्स खत्म हो गए, सेल के फैट्स खत्म हो गए, फिर क्या रेस्पिरेशन में यूज होगा? प्रोटीन रेस्पिरेशन में यूज होगा. यानी स्टार्वेशन कंडीशन में जब लंबे समय तक भूखे रहते हैं, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट थे स्टोर्ड फॉर्म में वो यूज अप होंगे, उसके बाद जो फैट स्टोर था वो यूज अप होता है. एट द एंड जब फैट्स भी खत्म हो जाते हैं तब प्रोटीन का रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है. लेकिन ये रेस्पिरेशन ज्यादा समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है. अमोनिया की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तब किडनी पे इफेक्ट होता है, एज अमोनिया इज टॉक्सिक टू द सेल. ये अपन एक सेल के लिए बात कर सकते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सब में एप्लीकेबल है. या फिर ह्यूमन के लिए बात करें तो स्टार्वेशन कंडीशन में क्या यूज करेंगे? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होंगे, फिर फैट्स यूटिलाइज होंगे. एट द एंड जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों नहीं है, प्रोटीन्स यूज अप होगा. तो फैट्स को क्या कहते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. कब यूज होगा स्टोरेज? जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. जब स्टोर्ड भी खत्म हो गया तो रेस्पिरेशन में क्या यूज होगा? प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आर यूज, यानी प्रोटीन्स यूज होगा. लेकिन ये रेस्पिरेशन ज्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि इस प्रोसेस में जो अमोनिया लिबरेट होता है ये सेल के लिए टॉक्सिक हो जाता है. ठीक है, तो प्रोटीन रेस्पिरेशन दो कंडीशन में होते हैं, जर्मिनेटिंग प्रोटीन रिच सीड्स के वक्त, और दूसरी कंडीशन स्टार्वेशन के वक्त जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खत्म हो गए. क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स when in germinating protein rich seeds. Respiration of protein occurs in germinating protein rich seeds and during starvation condition
during starvation condition when carbohydrates during starvation when carbohydrates and fats are unavailable, when carbohydrates and fats are unavailable. During germination of protein rich seed and during starvation when carbohydrates and fats are unavailable, जब carbohydrates और fats unavailable होते हैं. Okay. Fourth type of respiratory substrate is organic acid. Organic acid normally सिर्फ succulent xerophytes में, succulent xerophytic plants में ही यूज अप होता है, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन अकर करता है. ऑर्गेनिक एसिड जैसे मेलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह. तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस लिखेंगे, राइट डाउन ऑर्गेनिक एसिड. फोर्थ इज organic acid in succulent xerophytes. In succulent xerophytes, organic acids are found in excess amount, which are used as respiratory substrate, are found in excess amount which are used as respiratory substrate. Okay, so चार तरह के respiratory substrate: carbohydrates, fats, proteins and organic acids.